हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 8 में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं। जो अभी आने वाला बीपीएससी जो 30 सितंबर को प्रस्तावित किया गया है, उसमें बहुत काम आने वाला है ये टॉपिक। और उसके बाद जो भी बिहार शिक्षक भर्ती होगा जो बीपीएससी के थ्रू, उसमें सिलेबस आने का इंतज़ार है। और वहाँ भी शायद लगता है 60-40 का रेशियो रहेगा। 60% जनरल स्टडी को दिया जाएगा और 40% टीचर एप्टीट्यूड का दिया जाएगा। तो वहाँ भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है एनसीईआरटी। इससे पहले 6-7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर करवा दिया। पहले हिस्ट्री कवर करवा देंगे, इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे करके कवर करवाते जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, और थोड़ा सा कहीं त्रुटि लगे तो कमेंट कीजिएगा, और त्रुटि लगे और थोड़ा सा एडजस्ट करते जाइएगा। थोड़ा मेरा काम है समझाने का, और आप थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि और चैनल को दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब बढ़ाइए, क्योंकि चैनल पर व्यू थोड़ा भी नहीं आ रहा है। सो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि वीडियो बनाएं और आगे, तो ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, कंपनी दीवान बन गई। सबसे पहले देखते हैं 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध होती है, बक्सर वार होता है। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध, बंगाल और मुग़ल की सेना, तीनों सेना थी, उसको हरा दिया। हरा देने के बाद कंपनी ने दीवानी राइट हासिल कर लिया। दीवानी मतलब होता है रेवेन्यू से रिलेटेड। रेवेन्यू मतलब राजस्व। जो बंगाल प्रेसिडेंसी रहता है, बंगाल प्रेसिडेंसी में, उसमें क्या बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यहाँ पर दीवानी मतलब राजस्व प्राप्ति करने के लिए मुग़ल से ये राइट ले लिया। और यहाँ से पूरा टोटल 60% ऑफ इंडिया का यहीं से ट्रेड होता था, और यहीं पर सबसे ज़्यादा पैसा आता था। तो कंपनी ने जब 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध जीता, तो कंपनी दीवान बन गई। उसमें एक संधि साइन हुआ 12 अगस्त 1765 को। मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव ने तंबू में घटी होगी। ये देख सकते हैं, मुग़ल बादशाह रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी की राइट दे रहा है। ऊपर दिए गए चित्र घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाए जो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रण करने की जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने के लिए अंग्रेज के लिए निश्चय एक बड़ी घटना थी, क्योंकि बंगाल की दीवानी हाथ आने में अंग्रेज के लिए बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि बंगाल से सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था और पैसा भी सबसे ज़्यादा होता था, ज़मीन भी उपजाऊ यहाँ था। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी कंपनी का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने की रास्ता ढूंढा था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था कि जिससे कंपनी की बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ों खरीदती और बेचती रहे। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा था कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने के वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे।
और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत है, सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करने की ज़रूरत था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। कंपनी ने सोचा सबसे पहले, दीवानी राइट आ जाने के बाद कंपनी ने सोचा कि अगर गांव वाले सबको भी थोड़ा सा खुश कर दिया जाए, तो जो गांव में शासन करता था उसको भी बहुत खुश किया। और कंपनी ने डायरेक्ट दीवानी मतलब राजस्व वसूली नहीं किया, मुगल के ही अपॉइंट किया हुआ 2 आदमी, एक था शाइस्ता खां और राजा सितब राय, बंगाल के लिए शाइस्ता खां और बिहार के लिए राजा सितब राय, उस दोनों को अपॉइंट किया। क्योंकि तो बंगाल में क्या किया था कि राजा सितब राय और शाइस्ता खां को दीवानी दे दिया था, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक विद्रोह न करे, आम जनता है विद्रोह न करे। उसको लगा कि मुगल का ही कोई आदमी हमसे दीवानी मतलब राजस्व वसूली कर रहा है। तो कंपनी की आमदनी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंपनी तो दीवानी बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को व्यापारिक ही मानता था। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम की कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ें कुल मूल्य का दुगुना हो चुका था। 1765 से पहले ब्रिटिश सोने और चांदी की आयात करता था और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाली पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी यह जाहिर हो गया कि बंगाल का अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चपेट में आने लगी थी। ये बंगाल का देख सकते हैं, बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट है। ग्रामीण इलाके के किसान और कारीगर यहाँ अपनी चीज़ें बेचनी आती थी और ज़रूरत की सामानें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ार में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। जब उस समय दीवानी रेट हो गया तो कंपनी ओनली मुनाफा चाहते थे। ये रॉबर्ट क्लाइव चार्ल्स कॉर्नवालिस देख सकते हैं, इसी ने परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था बंगाल के साइड में। उस समय बंगाल के गवर्नर थे। कब से कब थे तो 1786 लेकर 1793 तक थे। दिशा बढ़ रही थी। 1770 में परे अकाल में बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। खेती सुधार की जरूरत थी उस समय। अर्थव्यवस्था संकट में थी, तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी क्या? कंपनी ने के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बस चली। आखिरकार कंपनी 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने की जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय करती थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी कभी इसमें इजाफा नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि
क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाले नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या क्या थी उस समय? अस्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदार को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी और बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकाया नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी से पहले 19वीं सदी से पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इसमें ज़मींदार की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन ज़मींदार को अभी भी ज़मीन में बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआत साल में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रहे थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उसे लगान वसूल कर सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं था। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से भी बेदखल कर दिया जाता था। थोड़ा सा देखते हैं। बंगाल में रियायतों पर कोलब्रुक का कथन देखते हैं। बंगाल में बहुत सारे गांव में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों के पट्टे पर ज़मीन देते थे और उससे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति पर इन शब्दों में बयान किए। बटाई की भारी शर्तें और मवेशियाँ, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता था तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कर सकते थे। न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। ये कोलब्रुक का कथन था। उसके बाद देखते हैं एक न्यायिक व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो यह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, जो ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, उत्तर पश्चिम प्रांत में के लिए हॉल्ट मैकेंजी नाम के अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया। हॉल्ट मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसके बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेती को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया और गांव में एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल के रूप में वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मा जमींदारों को के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलबारी बंदोबस्त कहा जाता था। तो याद रखिएगा, महलबारी किसने लाया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने लाया था।
कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अब थोड़ा देखते हैं मुनरो की व्यवस्था क्या थी। हेक्टर मुनरो जो रेतवार लाया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई, जैसे रेतवार के नाम से दिया गया, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में व्यवस्था को आजमाकर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में ही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण के परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसान जो रैयतों में से बंदोबस्त करनी चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उन्हें खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं सब कुछ उस समय ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद कुछ साल के भीतर उनमें समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाले आमदनी बढ़ने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया और किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्र में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कुछ यूरोपियों की फसलों के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों को यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बल्कि वहाँ यूरोपियों की ज़रूरत के हिसाब से ही फसल की पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी में के आखिरी तक कंपनी ने अफीम नील की खेती पर पूरा जोर दिया और उसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसलों के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत अभी उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। अंग्रेज ने अपने ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीका अपनाए। इसमें देखते हैं रंग का कुछ इतिहास, जो कलमकारी छाप है और मॉरिस कॉटन छाप है। कुछ इस तस्वीर में देख सकते हैं कलमकारी छाप के बारे में। जो मॉरिस कॉटन है, जो विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए एक फूल की छाप है। गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया, आमतौर पर उसे नील कहा जाता है। जो रंग का इस्तेमाल किया उसको नील कहा जाता है। भारतीय नील की मांग क्यों हो गई थी यूरोप में? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता था। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़ा के उत्पाद और कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप के बाज़ार में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोट नामक एक और पौधे का निर्भर रहना पड़ता था। बोट पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली और दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा में से परेशान यूरोप के बोट उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग निकलता था, जबकि बोट से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोप कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी को ढील देने लगे।
के लिए अपनी सरकार को राजी करवा लिया और कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो ने फ्रांसीसी और ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमाइका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं सदी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी थी। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका के से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी। 1783 से लेकर 1789 के बीच में दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटिश के रेंजरों अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैन से किसी स्रोत की तलाश कर रही थी और भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी के बारे में देखते हैं। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगे थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नीलों में भारतीय नील का 95% हिस्सा हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने लगे और अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्हें नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं थे, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्ज देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निजी और रैयत। निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील के उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूर को काम लगाकर नील की खेती करवाते थे। निजी खेत की समस्या के बारे में थे। बागान मालिकों के निजी खेत का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीन पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके साथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किया और वहाँ के किसान को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों को इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूर की ज़रूरत होती थी। मजदूर की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो 2000 बैल हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उसका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी यह हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील के उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसान हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे और इस व्यवस्था के तहत नील का पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। ये देखते किसान नील की खेती कर रहे हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं। रैयती व्यवस्था के तहत रैयत की ज़मीन पर नील की खेती के बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
रेती के तहत बगान मालिक रेतियों के साथ साथ एक अनुबंध जो उसको सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयत की तरफ से समझौते करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बगान मालिकों से नकद कर्ज मिल जाता था। कर्ज लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल का देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर आता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो यह रैयत का नया कर्ज मिल जाता था। वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। थोड़ा सा देखते हैं नील के उत्पादन में फिगर। नील की कटाई हो रही है। यहाँ देखिए सैंडिवायु में गुलामों ने बगावत किया था इसकी युद्ध का। और नील के खेतों से फैक्ट्री तक ले जाने के लिए जो बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया नील के, ये देख सकते हैं नील का उत्पादन कैसे होता था। यहाँ पर देख सकते हैं फैक्ट्री लगा है। ये सब किनमन हौद है, बीटर बॉट है। नील के पौधे को हौद तक औरतें ढोकर ले जाती थी। हौद में जो घोल को हिलाने वाला एक मजदूर है। बिक्री के लिए जो नील की तैयारी करता था किसान है। थोड़ा सा देखते हैं नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वेटास हौद में पहुंचाया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 से 4 कुंडों से गुजरनी पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग अलग काम था। नील के पौधे की पत्तियों को तोड़कर पहले ही कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किनमन या स्टीफर कुंड कहा जाता है। जब पौधे को किन्वित हो जाते थे तो द्रव के बुलबुले उठने लगते थे। तब अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव को एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले से ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद को बीटर वाट कहते हैं। इसमें इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पापड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव निकल जाता था। द्रव को छानकर अलग कर लिया जाता था और नीचे जो जमीन नील का गाद, जो नील की लुगदी जो दूसरे कुंड निर्धार कुंड में डाल दिया जाता था। उसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। इसके बाद देखते हैं जो किसान पहले से कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया था कि व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। समस्या और भी थी कि बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और यह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती न की जा सकती थी। इसी सब के कारण देखे थे कि नील विद्रोह हो गया। 1859 में बगान मालिकों ने हजारों रियायत की नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद गई। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बगान मालिकों की तरफ से लगान वसूलने के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंट की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे, न ही बगान मालिकों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली।
इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते तो हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसा कभी कभी होता था। 1859 ईस्वी में नील रैयतों पर जो लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने नील किसानों की इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों के बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव का घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उन्हें ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डर रही थी। जब नील की खेती वाले जिले में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर 1859 में एक सर्दियों के इलाके का दौरा किया और रैयतों को लगा एक सरकार की दुर्दशा के से परेशान है, तो बरसात में मजिस्ट्रेट एलएस ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और इस नोटिस के आधार पर लोग यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने के हुक्म दे दिए। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसान ने अपने विद्रोह को समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता में पढ़े लिखे लोग भी नील जिले की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा और बागान मालिकों की ओर ज़बरदस्ती अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागवान मालिक की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग का भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और जब जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें और लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों ने नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उनसे चंपारण आकर नील की किसानों की दुर्दशा देखने के लिए न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। एक स्रोत देखते हैं, मैं भीख मांग लूँगा पर नील नहीं उगाऊंगा। चंदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने मंगलवार जून 1860 में नील आयोग के सदस्यों से बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों का जवाब दिया। सीटनकार नील आयोग के अध्यक्ष है, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। 6 साल है, क्या तुम ₹1 बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते हो? हाजी मुल्ला का, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा या भीख मांगूंगा, परंतु नील की खेती नील नहीं उगाऊँगा। ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 3। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा।